दिसंबर का महीना, कपकपाती ठंड, वो भी सुबह सुबह के 6 बजे। कुहारे को काटते हुए रमेश की कार बहुत ही तेजी से सड़क पे आगे बढ़ रही थी। शारदा, जो कार के पीछे वाली सीट में बैठी थी, वो थोड़ी असमंजस में थी और उनके पति, जो उनके बगल में बैठे थे प्रसाद, वो आराम से सो रहे थे। बहू, तुमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तक आपने कितनी दफे पूछा माँ जी, और मैंने कहा वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगी। आप इतना परेशान क्यों कर रही है? पिताजी की तरह आप भी आराम से सो जाइए ना। वो बात नहीं है बहू। तो आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आपको तो अच्छे से पता है ना कि गुस्सा आने पे मैं क्या करती हूँ। बेटा रमेश, इस ठंड में, इस कुहारे में तुम लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? कम से कम बता तो दो। माँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हें सब पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। इस तरह कहता है और गाड़ी चलाने लगता है। शारदा बहुत ही असमंजस में रहती है। उसे सब कुछ संदेहजनक लगता है और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है। बेटा रमेश इतना बड़ा अफसर, बहू अनामिका अमीर घर की लड़की, मैं और मेरे पति ही गरीब है। बहू पसंद नहीं करती है कि हम उनके साथ घर पे रहें। कहीं वो हमें सड़क पे ले जाके छोड़ तो नहीं देंगे। वो सोच ही रही थी कि अचानक से गाड़ी में तेज ब्रेक लगती है। रमेश और अनामिका दोनों ही ठंड से ठिठुरते हुए गाड़ी से नीचे उतरते हैं। चारों तरफ देखते हैं। उन्हें वहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक छोटा सा गांव दिखता है। अनामिका, फिर से एक बार सोच लो अनामिका। कोई सिनेमा का डायलॉग नहीं दिया है मैंने फैसला लिया है और आपने कहा था उसमें आप साथ देंगे, तो दीजिए। कुछ भी हो, जन्म दिया है, वो मेरे माता पिता है। मुझे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है। वो तो ठीक है, पर अब से मैं ही आपके साथ जिंदगी गुजारने वाली हूँ, आपका देखभाल करने वाली हूँ, आपको खुश रखने वाली हूँ और आप मेरी जिंदगी हो। इस बात से तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ अनामिका, लेकिन इतना दूर आकर इस छोटे से गांव में वो कैसे गुजारा करेंगे बताओ? फिर मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं उस पति के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरी बातें ना सुने। इस तरह अनामिका गुस्से से कहती है। ठंड से कपकपाते हुए शारदा और प्रसाद गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। देखते हैं बेटा बहू दोनों ही बहुत दुखी है। बेटा रमेश, मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी पत्नी हम दोनों को इस छोटे गांव में रखने आए हो। तुम्हारी माँ को नहीं पता, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। तुम बहू से लड़ो नहीं। प्रसाद के इस तरह कहने पे शारदा बड़े ही आश्चर्य होकर रमेश को देखने लगती है। क्या बेटा, जो तुम्हारे पिताजी कह रहे सच है? उनसे पूछ के क्या फायदा माँ जी, आप मुझसे सीधा पूछिए ना। बताओ बहू। हाँ माँ जी, अब वो बहुत बड़े ऑफिसर हो गए हैं। बड़े बड़े गेस्ट अब हमारे घर में आने वाले हैं। आप लोग वहाँ रहेंगे तो लोग आप लोगों के बारे में पूछेंगे और हम ये नहीं कह सकते कि आप लोग नौकर हैं, है ना माँ जी? अनामिका जब इस तरह कह ही रही थी, शारदा उसकी बातों को काट कर कहती है, इसलिए तुम हमें हटाना चाहती हो और इतना दूर लेकर आई हो? हाँ माँ जी। क्योंकि तुम अनाथ थी, रिश्तेदार थी, तो सोचा कि घर पे ले आओ। तुम तो नागिन बन गई और हम सभी को डस रही हो। कभी नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगी। अब आप समझ गई है ना, तो यही रहिए। इस तरह गुस्से से कहती है, फिर कार का डिक्की खोल के वहाँ से एक कवर निकाल के बाहर फेंक देती है। रमेश बिना कुछ कहे बस सर झुकाए खड़ा रहता है। शारदा प्रसाद ठंड से सड़क पे कांप रहे होते हैं। अनामिका रमेश गाड़ी में बैठ के घर की तरफ चले जाते हैं। शारदा और प्रसाद उस ठंड में कांपते हुए बड़े ही कष्टों के साथ उस गांव में जाके पहुंचते हैं। वहां गांव के बुजुर्ग शंभू से वो बात करते हैं, जो हुआ सब बताते हैं। ये सारी बातें सुन के, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले हम जैसे इंसान के साथ हैं। थोड़ी दूर जाने पे आपको एक मिट्टी का घर मिलेगा, वहां जाके बैठ जाइए, कुछ काम करके जीविका चलाइए। इस तरह कहने पे शारदा और प्रसाद हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद कहते हैं और फिर अपना बैग लेके शंभू के घर से निकल जाते हैं। रमेश अनामिका घर लौट आते हैं। रमेश की नजर हॉल के सोफे पे जाता है। देखता है कि उसके पिताजी प्रसाद वहाँ पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पिताजी, ऐसा कहकर वो सोफे की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि पिताजी वहाँ पर नहीं है। फिर हताश होकर वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है वहाँ पर उसकी माँ
डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खा रही है। रमेश बहुत खुश हो जाता है देखकर। इसी के साथ वो उत्साहित होकर कहने लगता है, माँ। रमेश हड़बड़ाकर डाइनिंग टेबल के पास आता है। देखता है वहां पे माँ नहीं है। वो दुखी हो जाता है। उसकी ये सारी हरकतों को देखकर अनामिका कहती है, क्या हुआ जी? सासू माँ ससुर जी को याद कर रहे हैं? हाँ अनामिका, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह कहकर वहां से वो चला जाता है। अनामिका भी सोचते सोचते किचन में जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। ठंड का मौसम था। मिट्टी के घर में शारदा और प्रसाद बड़े ही कष्टों के साथ गुजारा कर रहे थे। उधर अमीर बहू रानी अनामिका घर के सामने आग जलाकर मजे से चिकन खा रही होती है। पर रमेश यही सोचता था कि पता नहीं उसके माँ पिताजी कैसे गुजारा कर रहे होंगे। एक दिन मिट्टी के घर में रह रही शारदा, जिसे बहुत तेज बुखार था, उसके लिए पति प्रसाद गर्मा गर्म दूध लेकर आते हैं। शारदा, शारदा, उठो शारदा, देखो मैं गर्मा गर्म दूध लाया हूँ, पी लो, तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी। उसके बाद मैं डॉक्टर को बुला लाऊंगा। इस तरह कह ही रहे थे, तभी 10 साल का हरीश उनके घर पे आता है। इस घर में कोई है क्या? आवाज सुन के प्रसाद देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। हरीश कोई और नहीं, उनका खुद का पोता था। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उसे घर के अंदर ले आते हैं। आके शारदा को बताते हैं। शारदा खुशी से मानो बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है। पोता साहब अब आए हैं, आप अपने दादा दादी से मिलने आए हैं। इतना कहकर वो खुशी से हरीश को चूमती है। हरीश भी बहुत खुश होता है अपने दादा और दादी को देखकर। पर वो यहाँ क्यों आए, कैसे आए, इन सारे बातों को लेकर हरीश सवाल करने लगा। दादा दादी, आप लोग इस गांव में क्यों रह रहे हैं? क्या तुम्हारे माँ पिताजी यहाँ पर लेकर आए हैं? नहीं दादी, हमारे स्कूल से हमें लेकर आए थे ये दिखाने के लिए कि गांव के लोगों का रहन सहन कैसे होता है। इसीलिए हम देखने के लिए इस गांव में आए थे। इस बीच मुझे प्यास लग गई, इसीलिए मैं आप लोगों के घर पे आया था पानी पीने। हमें यहाँ देखकर तुम्हारी प्यास बुझ गई ना बेटा? हाँ दादाजी, पर आप लोग यहाँ पे क्यों है? इस तरह पूछने पर वो सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें अपने बेटे और बहू के बारे में सच बात बताना चाहिए या नहीं। असल में तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर ने कहा था स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा में रहने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए। तुम किसी से मत कहना। ठीक है, आप लोगों ने जो कहा उस पे मैं भरोसा कर लेता हूँ। अपना ध्यान रखना दादाजी, अपना ध्यान रखना दादी। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। फिर एक दिन 10 साल का पोता हरीश अपने घर हॉस्टल से लौट आता है। घर पे आके उसे कहीं भी दादा दादी नजर नहीं आते हैं। डैडी, मैंने पूरा घर छान लिया, पर मुझे कहीं भी दादा दादी नहीं दिखे। कहाँ गया है वो? मुझे नहीं पता बेटा, तुम्हारी माँ ने शायद कहीं भेजा होगा। जाके अपनी माँ से पूछो। बताओ माँ, दादा दादी कहाँ गए हैं? कहाँ है वो अभी? असल में बेटा, तुम्हारे दादा दादी तीर्थ यात्रा में गए हैं। देवी देवताओं के दर्शन करके लौट आएंगे। जाने से पहले वो कह कर गए हैं, तुम मन लगा के पढ़ाई करना और बहुत बड़ा अफसर बन जाना। इसका मतलब माँ, तीर्थ यात्रा के लिए छोटे छोटे गांव भी होते हैं इस जंगल के बगल वाला गांव में? हरीश की बातें सुन के अनामिका और रमेश आश्चर्य हो जाते हैं। स्कूल की तरफ से हमें गांव लेकर जाया गया था। वहाँ पे परिवेश कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, ये सब दिखाने के लिए, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं ये दिखाने के लिए। समझ गई बेटा, वहाँ पे तुमने अपने दादा दादी को देखा और वो तुम्हें देखते ही सारे बकवास कर दिए, है कि नहीं? नहीं माँ, दादा दादी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इतना कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें यहाँ रहने को कहा है। पर आपने तो कहा कि वो तीर्थ में गई हुई है। वहाँ दादी तेज बुखार से मानो तड़प रही है। उसकी बातें सुन के रमेश अपने माता पिता के लिए बेचैन हो उठता है। देर ना किए वो जल्दी से अपना गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। घर पे हरीश अनामिका से कहता है, माँ, कल के दिन मैं भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अगर अच्छा ऑफिसर बन गया और फिर। हरीश कह ही रहा था कि उसकी बातों को काटते हुए अनामिका कहती है, नहीं नहीं बेटा, मैं ही वजह हूँ जो तुम इस 10 साल की उम्र में ये सब बातें सोच रहे हो। अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह कहकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है।
रमेश उधर गांव में जाके शारदा और प्रसाद दोनों को घर वापस ले आते हैं। दरवाजे के पास अनामिका खड़े होकर, आइए माँ जी, आइए पिताजी, इस तरह वो प्यार से बुलाती है। फिर सभी लोग सोफे पे बैठकर, मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, इतना कहकर रमेश तुरंत फैमिली डॉक्टर को फोन लगाता है। डॉक्टर साहब अरविंद वहाँ तुरंत आ जाते हैं, दोनों की जांच करते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं। तब से अनामिका सभी का ख्याल रखने लगती है और सभी लोग खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। वो एक गांव था। वहां पे मिट्टी के घर में गोविंद और सुजाता रहा करते थे। वो वहीं पे एक छोटी सी जमीन पे खेतीबाड़ी किया करते थे। उनकी बेटी अनामिका थी, जिसकी शादी करा के उन्होंने उसे शहर भेज दिया था। ए जी, एक बार बहन जी को फोन लगाइए, हमारी गर्भवती बेटी की हालचाल पूछिए। उसमें सोचने की कोई बात नहीं सुजाता, बहन जी बहुत अच्छी इंसान है। पिछली बार जब गया था मिलने तो देखा था वो हमारी बेटी से एक काम नहीं करवाती है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सास माँ बन गई है? शारदा दीदी सिर्फ सास ही नहीं है, वो एक माँ जैसी है, तुमसे बेहतर ख्याल रखती है। ये बात सुनकर सुजाता मन ही मन बहुत खुश होती है। मतलब हमारी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। इस तरह कहकर वो दोनों खुश होते हैं। उधर शहर में अपने घर के बिल्डिंग के चारों तरफ घूम घूम के शारदा घर का कामकाज कर रही होती है। उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ के उसके पति प्रसाद उसके पीछे पीछे घूम रहे थे और किसी चीज के लिए वो अनुरोध कर रहे थे। शारदा, मैं भूखा हूँ, एक बार माफ कर दो और खाने के लिए कुछ दे दो। मैं कभी भी गर्भवती बहू को काम करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं अपना काम अपने से ही करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक किस दे सकती हूँ। जब बेटा और बहू आसपास नहीं होंगे तो मैं खाना नहीं दे सकती, ऐसा तक कि पीने के लिए पानी भी। शारदा जितनी बार ना कह रही थी, प्रसाद उतनी ही दफे विनती किए जा रहे थे। ऐसा मत करो, मेरी शरीर बहुत भारी है, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। समय पे नहीं खाता हूँ तो पूरे पेट में गैस भर जाता है, फिर तो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। एक चक्कू लेके आपके पेट में छेद कर दूंगी और पूरा गैस निकाल दूंगी, लेकिन खाना नहीं दूंगी। उसके बाद भी अगर आप मेरा पल्लू पकड़ के पूरा घर घूमेंगे तो भी मुझे आप पर दया नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। इतना कहकर शारदा हॉल में आ जाती है। 7 महीने की गर्भवती अनामिका सोफे पे बैठकर आराम से टीवी देख रही होती है। सासू माँ के पल्लू पकड़ के ससुर जी प्रसाद घूम रहे हैं, ये देखकर बहू अनामिका मुस्कुराती है। बिना खाना पानी के देखकर उसे ससुर जी पे बहुत दया आती है। फिर अपनी सासू माँ से कहने लगती है, माँ जी, कम से कम मेरे खातिर पिताजी को माफ कर दीजिए, थोड़ा सा पानी और थोड़ा खाना उन्हें दे दीजिए ना। बहू, तुम बीच में मत आओ, तुम अपना टीवी देखो। शारदा, अगर तुम ऐसा की फिर शहर के हॉस्टल में रहने वाली हमारी दोनों बेटियों को मैं फोन करके सब बता दूंगा। फिर डायरेक्टली मैं आपको डांटूंगी और फोन पर आपकी बेटियों को डांट लूंगी। पिताजी, छत पे मैंने चिप्स रखा है, एक बार जाके देखिए जरा तो। जा, बहू ने अच्छे से याद दिलाई मुझे, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। इस तरह से कहने पे प्रसाद गुस्से से शारदा का आंचल छोड़ देते हैं और वहाँ से छत पे चले जाते हैं। छत पे एक बिस्तर के नीचे चिप्स सूखने के लिए रखे गए थे। बेड के नीचे उन्होंने देखा कि बिरयानी पैकेट है और पानी का बोतल भी। सच में बहू मेरी माँ है माँ। शारदा खाना नहीं दे रही थी क्योंकि मैंने उसे काम करने को कहा था, लेकिन बहू बिरयानी और पानी का बोतल मेरे लिए पहले से इंतजाम करके रखी। अब पापड़ सुखा रहा हूँ कहकर मैं यहाँ बैठ के आराम से खा सकता हूँ। ऐसा सोचकर प्रसाद जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगते हैं। फिर उन्हें दिख जाती है उनकी 2 बेटियां, मीता और रीता, जो शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दोनों ही मॉडर्न ड्रेस पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी देखने में। बहन, चलो 5 दिनों की छुट्टियां कॉलेज में, हम घर चलते हैं और जाकर अपनी भाभी को हम चढ़ाते हैं। हाँ बहन, और क्या, गाँव की बहू रानी यहाँ पर गर्भवती है, हम वहाँ पे जाके रानियों की तरह रहेंगे और उससे सारा काम करवाएंगे। तो कब हम घर चले? आज चले कि कल चले? तो सोचना क्या, 1 घंटे में हम निकलते हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे और रात से उसे चिढ़ाना शुरू कर देंगे। इस तरह सोचकर वो हॉस्टल से अपना लगेज बैग लेकर निकल जाती है।
उधर शारदा हॉल में आके देखती है कि 7 महीने की गर्भवती अनामिका एक हाथ में खाने का प्लेट और दूसरे हाथ में पानी का बोतल लेकर रमेश जो सोफे पे बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था उसके तरफ जा रही है। ये देखकर शारदा को रमेश पे गुस्सा आता है। गुस्से से वो लाल पीली होकर सीधा रमेश के पास जाकर कहती है, अरे बेटा, पहले ही मैंने तुम्हें कहा था ना, बहू 7 महीने की गर्भवती है, कोई भारी चीज उसे नहीं उठाना है, समझ नहीं आता? ओफो माँ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहू अगर ये प्लेट और ये पानी का बोतल लेकर आ जाती है, इसे बिल्कुल काम भी नहीं कहते। और इसका वेट ही कितना है बताओ? उन्होंने लाने के लिए नहीं कहा था माँ जी, मैंने पूछा तो उन्होंने बस हाँ कहा। बहू, तुम कुछ मत ही कहो, और बेटा ये सब बात मुझे मत सिखाओ। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ, जो दूंगी वही खाना है, नहीं तो। ये बात चली रही थी तब तक वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। नहीं तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव है। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आता है आखिर में हुआ क्या। देर किस बात की शारदा, बेटे को पूरी बात बताओ। परसों तुम्हारे पिताजी बगीचे में झूले पे बैठ के गर्भवती बहू को न्यूज़पेपर लाने को कहा था। फिर क्या तुम्हारी माँ ने देख लिया? फिर कल पूरा दिन मुझे खाना नहीं मिला। अनामिका, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, मैं बाद में खाऊंगा। इस तरह कहने पे अनामिका खाना लेके वहाँ से वापस चली जाती है। उसी दिन शाम के वक्त शारदा की दोनों बेटियां मीता और रीता कार से आके घर के सामने उतरती है। मीता जैसे ही पैसा देती है, ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। रीता आके दरवाजा खटखटाती है। अनामिका आके दरवाजा खोलती है। शहर से आई ननदों को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। रीता, मीता, तुम लोग कब आए? असल में भाभी, हम सुबह आ गए, फिर पूरा गांव घूमने के बाद अभी घर आ रहे हैं। ऐसा कहकर रीता अंदर चली जाती है। भाभी, हम बहुत थक के आए हैं जर्नी से, हमारा लगेज लेके कमरे में रख दीजिए ना। अभी मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ रीता, अभी भारी चीज नहीं उठा सकती। 7 महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही दुनिया में गर्भवती हो। जाओ, जाके लेकर आओ। वो थोड़ा गुस्से से इस तरह से कहती है। तब तक शारदा रीता को घर के अंदर ले आती है। देखो माँ, तुम्हारी गांव की गर्भवती बहू जुबान लड़ा रही है। अरे माँ जी, मैंने ही उसे कहा है इस तरह कहने के लिए। जाओ, जाके अपना अपना बैग उठाकर लेकर आओ। इस तरह शारदा का कड़क जवाब मिलने पे रीता और मीता जाकर अपना अपना लगेज बैग लेकर अंदर चली जाती है। अनामिका पे उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। फिर एक दिन शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों लैंड रजिस्ट्रेशन के काम के लिए बाहर गए होते हैं। बहन, ये अच्छा मौका है हमारी गर्भवती गांव की बहू से काम करवाने का। दोनों इस तरह सोचती है, पर उन्हें यही नहीं पता था कि उनकी माँ शारदा ने घर पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। फिर सोफे पे बैठकर, भाभी, हमारे कमरे में लगेज बैग रखा हुआ है, दोनों एक साथ उठा के ले आओ, जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका उनके कमरे में चली जाती है और दोनों हाथों से उन दोनों के लगेज बैग को उठा के हॉल में ले आती है। फिर उसे सोफे पे उठा के रखती है। जाओ, जाके मेरे लिए ब्रेड ऑमलेट लेकर आओ। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका ब्रेड ऑमलेट लाके देती है। तुरंत वो अनामिका से पानी मांगती है तो अनामिका फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल लाके देती है। मालिनी जानबूझ के पानी का बोतल नीचे गिरा देती है। पूरा पानी नीचे बहने लगता है। हमारा मुंह नहीं देख के जाके कपड़े लाके से पोंछो भाभी। पहले से अनामिका बहुत ज्यादा थक चुकी थी, फिर भी थोड़ा हिम्मत जुटा के वो कपड़े लाके पूरा पानी साफ करती है। बहुत पोंछ लिया, जाके जूस ले आओ। मुझसे नहीं होगा मीता, मैं जा रही हूँ सोने। इस तरह कहने पे मीता और रीता उसे बहुत डांटती है। जो कुछ वहाँ हो रहा था सब रिकॉर्ड हो रहा था। उधर अनामिका बहुत रोती है, फिर वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। देखकर मीता और रीता बहुत हंसती है। 1 घंटे के बाद शारदा, प्रसाद, रमेश सब घर लौट आते हैं। शारदा को अनामिका कहीं दिखी नहीं। रमेश और प्रसाद आके सोफे पे बैठ गए। मीता, तुम्हारी भाभी कहाँ है? आप लोग जब से गई हैं वो सो ही रही है, अभी तक तो वो बाहर नहीं आई। बेटियों की बातों पे शारदा को भरोसा नहीं होता है। वो अपना सेल फोन खोल के सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगती है। वहाँ वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां किस तरह से गर्भवती बहुरानी से बर्ताव की है, उससे काम करवाई है। वो रिकॉर्डिंग उन दोनों को दिखाती है। वो शर्म के मारे सर झुका लेती है। फिर गुस्से से शारदा कहने लगती है,
जिसे मैंने जन्म दिया है वो कैसे है मुझे पता है, इसीलिए पहले से ही सब बंदोबस्त करके रखी थी। मुझे शर्म आ रही है कहने में कि तुम लोग मेरी बेटी हो। तुम लोग को क्या लगता है 7 महीने की गर्भवती महिला को इतना काम करना आसान है? शारदा अंदर चली जाती है। रीता और मीता आश्चर्य होकर एक दूसरे को देखने लगती है। शारदा लगेज बैग लाके रस्सी से उन दोनों के कमर में बांध देती है। एक बोतल पानी नीचे गिरा देती है। प्रसाद को समझ में नहीं आ रहा था कि शारदा आखिर में कर क्या रही है। अब तुम दोनों इस पानी को साफ करो, इस तरह कहती है, पर लगेज बैग के वजन की वजह से उनसे ये हो नहीं पाता। ये वजन नहीं उठ पा रहा है, हम साफ करेंगे कैसे माँ? लेकिन तुम लोग तो मेरी बहू से सब करवाई हो। शर्मिंदगी के मारे वो अपना सर झुका लेती है। बेटी होकर पैदा होना बहुत किस्मत की बात है। अच्छे से रहो, अच्छी पत्नी बनो, माँ बन के एक नए जान को जन्म दो, फिर दादा दादी बन के अच्छे से खुशी खुशी ऊपर जाओ। ये बातें सुन के रीता और मीता समझ जाती है कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। उस दिन से वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है और पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।